हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स का न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 11, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लिया था, हर एक टॉपिक को एकदम डिटेल में डिस्कस करते हुए समझ लिया था। तो अब ज़रूरत है कि हम बढ़ जाएं आगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, और इसीलिए आज के इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना एक नए चैप्टर को। ठीक है, स्पेसिफिकली इस लेक्चर में हम करेंगे क्या? तो देखो, ऐसा है कि जब भी आपको एक नया चैप्टर पढ़ना शुरू करते हो तो एटलीस्ट आपको सबसे पहले ये तो पता ही होना चाहिए कि उस चैप्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने होंगे, समझने होंगे। तो इसीलिए आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने चैप्टर से हम जान पहचान करेंगे, मतलब कि हम देखेंगे चैप्टर का ओवरव्यू, या आप उसको इंट्रोडक्शन भी बोल सकते हो। ठीक है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि हाँ भाई, अब इस चैप्टर को हम पढ़ना शुरू करने वाले हैं, तो कौन कौन से टॉपिक्स होंगे जो हमें पढ़ने होंगे, समझने होंगे, मेरे साथ डिस्कस करने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, चैप्टर का देखेंगे ओवरव्यू। वो देखने के बाद क्या करेंगे, तरीका आप सभी को पता ही है कि हम लगे हाथ चैप्टर का जो पहला टॉपिक है ना, वो भी आज की ही इस लेक्चर में कवर कर लेंगे, पढ़ लेंगे पहले ही टॉपिक को, बिल्कुल आज के इस लेक्चर में। तो कौन सा पहला टॉपिक होगा बेटा? वो होगा द ह्यूमन आई, यानी कि आज के इस लेक्चर में बेटा मैं आपको ह्यूमन आई के बारे में भी बहुत कुछ समझा दूँ। ठीक है, तो बस यही है हमारे आज के सेशन का टारगेट। होपफुली आप सबको समझ में आया होगा। तो अभी काम करते हैं अपने इसी टारगेट को अचीव करने के लिए, आइए करते हैं सेशन की शुरुआत। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है एकदम क्वालिटी एजुकेशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर एक चीज़ डेफिनेट है और वो है आप सभी की सक्सेस। तो इसी अच्छी बात से हम शुरू कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स का एक बहुत ही प्यारा सा छोटू सा चैप्टर, न्यू चैप्टर, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ओके, चल आ जाओ फिर फटाफट से हम क्या करते हैं, आज के सेशन की कहानी को शुरू करते हैं। और कहानी की शुरुआत कहाँ से होगी ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, चैप्टर के इंट्रोडक्शन के साथ। आइए शुरू करते हैं। और देखो हुआ क्या है, बातों ही बातों में तुमको मैंने ये तो बता ही दिया है कि चैप्टर का पहला टॉपिक क्या है। चैप्टर का पहला टॉपिक है द ह्यूमन आई, जिसमें हमें करना क्या है। टॉपिक तो ठीक है, पता चल गया, पर करना क्या है? अरे करना कुछ नहीं बेटा, तुम्हें यहाँ पर ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर समझना होगा। ये जो तुमको भगवान ने दो सुंदर सुंदर से नैना दी है ना, जो आंखें दी हैं, तो आज के इस लेक्चर में तुम इनका स्ट्रक्चर ही समझने वाले हो। यू नो व्हाट, जब भी मैं ये चैप्टर पढ़ाना बच्चों को शुरू करती हूँ, मतलब मैं प्रीवियस बैचेस की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो हमेशा बच्चे इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो पढ़ने के बाद मुझसे बोलते हैं कि मैम ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम फिजिक्स का कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, स्ट्रक्चर अगर हम समझेंगे अपनी आंखों का तो कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि मैम ये तो पूरा बायोलॉजी है, मैम इसमें फिजिक्स का है। बेटा फिजिक्स भी आएगी, इस चैप्टर में फिजिक्स भी आएगी, थोड़े आगे आएगी और बहुत ज़ोर से आएगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अच्छा, ये बात तुम आज खुद भी एक्सपीरियंस करने वाले हो। जब आज से, मतलब अभी से, जब मैं कुछ देर बाद आपको ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर पढ़ाना शुरू करूँगी ना, तो आज आप बच्चे भी सेम चीज़ एक्सपीरियंस करने वाले हो। आप, मुझे पता है आप बोलोगे कि मैम लग रहा है कि बायोलॉजी पढ़ लिया है, फिजिक्स तो कहीं आई नहीं, आएगी कुछ लेक्चर्स के बाद आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलो एनीवेज, तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर से फिर हम क्या करेंगे, तो बेटा अगले लेक्चर में हम बात करेंगे विजन के डिफेक्ट्स के ऊपर और उनके करेक्शन के ऊपर। अब आप बोलोगे कि मैम ये डिफेक्ट्स ऑफ विजन का क्या मतलब है। देखो, कई बार आपने कुछ लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि यार हमारी ना दूर की नज़र कमज़ोर है। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि यार हमारी ना पास की नज़र कमज़ोर है, और कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि ना दूर का दिखे ना पास का दिखे, हर चीज़ के लिए चश्मा लगाना पड़ता है ना। अब मेरी बात सुनो, दूर की नज़र कमज़ोर होने का मतलब क्या है? अगर कोई इंसान आपसे बोल रहा है कि उसकी दूर की नज़र कमज़ोर है, इसका मतलब ये कि वो जो इंसान है ना बेटा, उसको अपने पास रखी हुई जो चीज़ें हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो तो दिख जाते हैं, लेकिन अगर कोई दूर इंसान खड़ा हुआ है, कोई पेड़ है, कोई डॉगी बैठा हुआ है, तो वो उसको उतने क्लियरली नज़र नहीं आएगा, है ना। ये मत समझना कि मैम दिखेगा ही नहीं, अरे दिख तो जाएगा मुन्ना, मतलब उतने क्लियरली नहीं दिखेगा, थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि ब्लरी विजन हो जाएगा। ठीक है,
तो दूर की नज़र कमज़ोर होने का मतलब क्या है कि जैसे कि वो इंसान अगर कोई बुक रीड करना चाहेगा, फ़ोन चलाना चाहेगा, तो फ़ोन में जो चीज़ें हैं वो उसको दिख जाएंगी, बुक के जो अल्फ़ाबेट से जो लेटर्स हैं वो उसको दिख जाएंगे। लेकिन जो दूर रखा हुआ कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज़ कोई इंसान वहाँ से आ रहा है, हम बोल रहे हैं कि देखो तुम्हारी बीवी वहाँ से आ रही है, तो उसको वो नहीं दिखेगी, ठीक है। अब पास की नज़र कमज़ोर होने का मतलब क्या होता है कि अगर सपोज़ कोई इंसान तुमसे बोले कि यार हमारी ना पास की नज़र कमज़ोर है, इसका मतलब क्या कि दूर रखा हुआ जो ऑब्जेक्ट है, कोई डॉगी बैठा है वहाँ पे, कोई वहाँ से गाय चली जा रही है, वो उसको दिख जाएगा। लेकिन अगर वो इंसान ऐसे बुक रीड करना चाहेगा, तो वो ऐसे-ऐसे करेगा कि यार कुछ दिख नहीं रहा है ना? आपने कई बार ये एडजस्टमेंट आपको लोग मतलब लोगों को आपने इस तरह का एडजस्टमेंट जो है करते हुए देखा होगा कि अरे कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, क्यों? उनकी पास की नज़र कमज़ोर है ना। तो बुक अगर रीड करना चाह रहे हैं, फ़ोन चलाना चाह रहे हैं, तो उनको कुछ इतने क्लियरली दिखेगा नहीं, है ना? ब्लरी विज़न हो जाता है बेसिकली। फिर वो आते हैं लोग, मतलब फिर कुछ वो लोग आते हैं जो बोलते हैं कि ना हमको पास का दिखे ना दूर का दिखे। ऐसा क्यों होता है बेटा? ऐसा देखो, अब इंसान का शरीर लेकर के आए हैं तो ये बात तो आपको एक्सेप्ट करनी ही होगी कि इस शरीर में बेटा एजिंग की प्रोसेस भी होती है, और एजिंग की प्रोसेस बेटा एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस होती है, ठीक है। आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते हो, आप उसको डिले नहीं कर सकते हो कि हम सोचे कि नहीं हम ज़िंदगी भर 25 साल के बने रहें, है ना, या हम ज़िंदगी भर 16 साल के बने रहें, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो इस बॉडी की, इस बेटा ह्यूमन बॉडी में आप बोल सकते हो कि एजिंग की प्रोसेस होती है, और सबके अंदर होती है, आपके अंदर भी हो रही है, मेरे अंदर भी हो रही है। और एक समय बेटा ऐसा आता है, ठीक है, एक समय ऐसा आता है जहाँ पे मतलब जहाँ पर जाकर के फिर बॉडी में बेटा कुछ आप बोल सकते हो कि डिटोरिएशंस जो हैं वो शुरू हो जाते हैं, मतलब कि जो बॉडी है वो डिटोरिएट होना शुरू कर देती है। अब डिटोरिएट एक बहुत ही नेगेटिव वर्ड साउंड कर रहा होगा, बट ये एक फैक्ट है। अगर आप एक न्यूबॉर्न बेबी को देखोगे, सपोज एक बच्चा कल ही पैदा हुआ है, ठीक है, आपने उसको तब देखा और फिर आप 1 साल बाद उसको आकर के मिलो, अच्छी खासी उसकी ग्रोथ हो जाएगी बेटा। 1 साल में तो बच्चा चलना भी शुरू कर देता है ना। तो उस 1 साल के टाइम पीरियड में उसकी बॉडी की काफ़ी ग्रोथ हुई है। फिर आप उससे अगले 2 साल बाद आकर के मिलना, तब तक वो 3 साल का हो जाएगा, ठीक है। 3 साल का बच्चा आपको और बड़ा मिलेगा, दौड़ने लग जाएगा, बोलने लग जाएगा, अपने हाथ से खाने पीने लग जाएगा, वो सब अपने खुद से काम करने लग जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि न्यूबॉर्न बेबी जो आपने देखा था, 3 सालों में उसकी बॉडी की काफ़ी हद तक ग्रोथ हुई है। ऐसे ही साल बीतते जाएंगे, समय आगे बढ़ता जाएगा और उसकी बॉडी की ग्रोथ होती जाएगी, है ना। वही ग्रोथ हार्मोन वाला अपन ने फंडा पड़ा हुआ है पहले में। तो ग्रोथ हार्मोन निकलेगा, उसकी बॉडी की फिजिकल ग्रोथ होगी, हाइट वाइट लंबी हो जाएगी, मसल्स वगैरह डेवलप हो जाएंगे, कनेक्टिव टिश्यू वगैरह जो है ना उनकी भी ग्रोथ होगी, लाइक दैट। अब बच्चा 10 साल का हो गया, 12 साल का हो गया, 15 साल का हो गया, ग्रोथ हो रही है, प्यूबर्टी वाला टाइम आ गया, ठीक है। बॉडी में जो भी चेंजेस होते हैं वो सारे हो गए, सेक्स हार्मोन्स के कारण सब कुछ हुआ। फिर वो बच्चा सपोज 20 साल का हो गया, 20 से वो उसकी नौकरी लग गई, वो जो है ना कमा रहा है अच्छा, तो 25 साल का हो गया, 30 साल का हो गया, 35 साल का हो गया, 40 साल का हो गया, 50 साल हो गया। अब 50 साल का अगर कोई इंसान हो जाता है बेटा, तो उसके बाद में तुम्हें क्या लगता है कि उसकी बॉडी की अब क्या कोई नई ग्रोथ होने वाली है क्या? बेटा हम पेड़ तो नहीं, हम पौधे तो नहीं जो हर दिन जो है एक नई ब्रांच हमारे बॉडी से निकलने वाली है, ऑब्वियसली नहीं। और आजकल तो वैसे भी बुढ़ापा बहुत जल्दी आ रहा है, 30-35 साल के लोगों में जो है ना ऐसा बुढ़ापा की कुछ पूछो नहीं। तो कहने का मतलब ये बेटा कि एजिंग एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस होती है और आपको उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। उदास नहीं होने कि अरे हम तो बूढ़े हो रहे हैं, अरे वो मतलब नहीं है, ठीक है। बट हाँ, ये एक नेचुरल प्रोसेस होती है। तो अगर एक इंसान 50 साल का हो गया है, 60 साल का हो गया है, तो उसके बाद में क्या होता है, बहुत ही ग्रेजुअल आप बोल सकते हो कि डिटोरिएशन उसकी बॉडी में शुरू हो जाता है। उसकी हड्डियाँ कमज़ोर पड़ने लग जाएंगी, ठीक है, मसल्स जो है थोड़ी सी वीक होने लग जाएंगे। और उस चक्कर में क्योंकि बॉडी में इतना सब कुछ चीज़ें टूट रही हैं, ब्रेक डाउन चल रहा है, डिटोरिएशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका जो इफेक्ट है बेटा वो विजन पे भी पड़ता है, ठीक है। विजन पे भी पड़ता है कि अब जो अपने जो बूढ़े ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, अक्सर आपने उन्हीं को बोलते हुए सुना होगा कि यार बहुत दूर का भी नहीं दिख रहा है, बहुत पास का भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसी बेटा सिचुएशन भी आती है, ये आप मान के चलो, सबके साथ आती है, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। तो कुछ यही सब कुछ हमें पढ़ना होगा इस टॉपिक में, जहाँ पर हम बात करेंगे विजन के डिफेक्ट्स की, और फिर उसके बाद में उनका करेक्शन भी हमें सीखना होगा। और मैं आपको बताऊं,
ये सीबीएसई का बहुत ही, आप बोल सकते हो कि फेवरेट टॉपिक है। इस पूरे चैप्टर में से सबसे अगर कोई फेवरेट टॉपिक है इस चैप्टर का सीबीएसई का, तो वो ये वाला है। विजन के डिफेक्ट्स के ऊपर बहुत बार सवाल आए हैं, उनको कैसे करेक्ट किया जा सकता है उसके ऊपर सवाल आए हैं। इनफैक्ट अभी जो सीबीएसई ने जो लेटेस्ट सैम्पल पेपर रिलीज़ किया है उसमें भी बेटा सवाल है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। तो बहुत आराम से पढ़ाऊंगी अगले लेक्चर में। आज तो अपन ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर को समझेंगे, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद में अगला टॉपिक क्या होगा, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। प्रिज्म अगर आपने नहीं देखा तो बेटा कुछ ऐसा दिखता है, प्रिज्म कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। और इससे अपन क्या करवाएंगे, इससे अपन लाइट का रिफ्रैक्शन करवाएंगे। बेट लाइट का रिफ्रैक्शन कोई, अब देखो फिजिक्स जो है ना लगनी शुरू हो गई है। तो हाँ, मैं क्या बोल रही थी, अभी तक अपन ने लाइट का रिफ्रैक्शन पढ़ा हुआ है, लेंस के थ्रू पढ़ा हुआ है ना। पिछले चैप्टर में बेटा, लाइट वाले चैप्टर में अपन ने लाइट का रिफ्रैक्शन पढ़ा हुआ है लेंस के थ्रू, बाय कॉनकेव, बाय कॉनकेव एंड बाय कॉन्वेक्स, ठीक है। उसके अलावा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के थ्रू भी हमने लाइट रेस को रिफ्रैक्ट होते हुए देखा है। लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम एक ऐसा ग्लास प्रिज्म लेकर के आएंगे। इसका जो शेप है, जो स्ट्रक्चर है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी जब अपन इस टॉपिक पे पहुंचेंगे, ठीक है। एनीवेज, तो मैं आपको भी क्या बोल रही हूँ कि हाँ, अपने पास एक नया, आप बोल सकते हो कि एक नई डिवाइस आई है, ऑप्टिकल डिवाइस आई है, ठीक है। और उससे अपन क्या करेंगे बेटा, लाइट का रिफ्रैक्शन होते हुए देखेंगे, ठीक है। फिर अच्छा, अब ग्लास प्रिज्म को, मतलब ग्लास प्रिज्म के थ्रू आप लाइट का रिफ्रैक्शन करवाओगे, करवा करके बेटा उसको फेंक नहीं देना है, उसको अपन संभाल के रखेंगे। क्यों? क्योंकि फिर हम क्या करेंगे, वाइट लाइट जो होती है उसको हम ग्लास प्रिज्म से पास करवा करके देखेंगे। एक पिक्चर यहाँ पे आपको दिख रही होगी मेरे पीछे, ये क्या है बेटा, ये ग्लास प्रिज्म है, ठीक है। और ये देखो ये क्या हो रहा है, एक वाइट लाइट जो है इससे पास करवाई जा रही है। भेजी तो हमने वाइट लाइट थी, लेकिन प्रिज्म के दूसरे साइड से देखो इंद्रधनुष निकलता हुआ दिख रहा है, रेनबो कलर्स हमें बाहर आते हुए दिख रहे हैं। रेनबो कलर्स सबको पता है कि नहीं, ये होते हैं बेटा रेनबो कलर्स। V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। ये सारे बेटा होते हैं रेनबो कलर्स, और यही आपको एक रेनबो में बनते हुए दिखते हैं, ठीक है। तो ये चमत्कार कैसे हो गया कि हमने तो ये जो ग्लास प्रिज्म था इसमें वाइट लाइट भेजी थी, और जो बाहर आ रही हैं वो तो कलरफुल लाइट्स हैं, रेनबो लाइट्स आ रही हैं बाहर। ये कैसे पॉसिबल हुआ? एक्चुअली बेटा होता ये है कि जो वाइट लाइट, हमको वाइट लाइट दिखती है ना, हमें लगता है कि वो वाइट लाइट एक ही कलर से बनी हुई है। कौन सा कलर? वाइट। बट एक्चुअली वो बहुत सारे कलर्स की बनी होती है। इनफैक्ट यहाँ पर जो आपको 7 कलर्स ही दिख रहे हैं ना, रेनबो कलर्स, इनसे भी बहुत ज़्यादा कई सारे कलर्स की बनी होती है वाइट लाइट। इट्स जस्ट दैट कि जब वो वाइट लाइट एयर में ट्रैवल करती है ना, हमारे सपोज ऐसे सामने से निकल रही है, हमको वो वाइट लाइट दिख रही है। क्यों? क्योंकि जिन कॉम्पोनेंट कलर्स से वो बनी होती है वाइट लाइट, वो कॉम्पोनेंट कलर्स जो हैं एक साथ ट्रैवल करते हैं एयर में, तो उनके बीच में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि देखो वाइट लाइट का ये रेड कलर अलग दिख रहा है, ऑरेंज अलग दिख रहा है, इंडिगो अलग दिख रहा है, ब्लू अलग दिख रहा है। वो अपन डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, क्योंकि जितने भी कलरफुल लाइट्स की ये वाइट लाइट बनी होती है बेटा, सारी जो कलरफुल लाइट्स हैं वो एक साथ एयर में ट्रैवल करती, तो उनके बीच में हम डिफ्रेंशिएशन कर नहीं पाते हैं। लेकिन ये एक सच है, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, जो वाइट लाइट होती है वो बहुत सारे कॉम्पोनेंट कलर्स की बनी होती है, और उन बहुत सारे कॉम्पोनेंट कलर्स में से भी बेटा हमको केवल ये 7 रेनबो कलर्स ही दिखते हैं। ये एक सच्चाई है कि ये तो आपको फिर भी दिख रहे हैं, इसके भी और भी कई सारे कलर्स की बनी होती है वाइट लाइट। वो वाले कलर्स दिखते नहीं है, लेकिन दिखते कौन से हैं? ये वाले, ठीक है। चलिए, हाँ, तो हमें करना क्या है, हमें यही पता लगाना है कि भाई ये हुआ क्या, ये हुआ क्या कि अगर हमें ग्लास प्रिज्म से वाइट लाइट भेजेंगे तो बाहर ये रेनबो कलर्स क्यों जो ना निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस फिनोमेना को बेटा अपन क्या बोलते हैं? वाइट लाइट का डिस्पर्जन बोलते हैं। अभी रीजन नहीं बता रही हूँ मैं आपको डिस्पर्जन का कि ये हुआ क्या है, ठीक है, बस इतना बता रही हूँ कि हाँ भाई इस फिनोमेना को अपन डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बोलते हैं थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, ठीक है। फिर इसके बाद में जब अपन ये टॉपिक पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि भाई इसका रीजन क्या है, ये चमत्कार क्यों हो रहा है। रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि अपन ने एक तरीके से वाइट लाइट को जो है बिखेर दिया उसकी कलरफुल लाइट्स में,
तो क्या इसका रिवर्स भी पॉसिबल है कि क्या हम इन अगर कलरफुल लाइट्स को मिला देंगे तो क्या हमारे पास वाइट लाइट आ सकती है, यानी कि रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल है क्या, वो भी देखेंगे। और फिर बेटा एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज़ रेनबो फॉर्मेशन। ठीक है, ये भी मैं आपको पढ़ा दूंगी, बहुत प्यारा टॉपिक है। अगर तुम्हें ग्लास प्रिज्म का ये वाला समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट, डिस्पर्जन यदि तुमको समझ में आ गया, तो फिर तुम्हारे लिए रेनबो फॉर्मेशन को समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें बेटा, तो नेक्स्ट टॉपिक होगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का। अब आप बोलोगे कि मैम ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है? लाइट का रिफ्रैक्शन तो हम पिछले ज़माने से, मतलब कि ये पिछले चैप्टर से जो ना पढ़ते आ रहे हैं भाई बेटा। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर में अपन ने लाइट का रिफ्रैक्शन होते हुए देखा है ना, कि किस तरीके से लाइट की बेंडिंग होती है। जैसे ही लाइट प्रोपोगेशन के दौरान अपना मीडियम चेंज करती है, एक से दूसरे मीडियम में जैसी लाइट उतरती है, तो दूसरे मीडियम में आने से होता क्या है कि लाइट की स्पीड बदल जाती है। अब वो डिपेंड करेगा कि स्पीड बढ़ेगी या कम होगी, किस पे डिपेंड करेगा कि जिस मीडियम में लाइट आई है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है ना। तो लाइट जब एक से दूसरे मीडियम में आ जाती है ट्रैवल करते करते, तो दूसरे मीडियम में आने से क्या होता है, उसकी स्पीड बदल जाती है। क्योंकि उसकी स्पीड बदल जाती है तो उस चक्कर में उसको अपने डेस्टिनेशन पर, क्योंकि टाइम पे पहुंचना होता है, क्योंकि लाइट तो बहुत ही पंक्चुअल है, तो क्योंकि वो दूसरे मीडियम में आकर के अपनी स्पीड में बदलाव पाती है, उस चक्कर में क्या होता है कि लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है, उसकी बेंडिंग हो जाती है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। आई बात समझ में? और लाइट की इसी बेंडिंग को फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ अपन क्या बुलाते हैं? लाइट का रिफ्रैक्शन कहलाते हैं। अब लाइट की बेंडिंग कहाँ हो रही है, टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो डिपेंड करेगा कि लाइट जिस दूसरे मीडियम में आई है वहाँ पर उसकी स्पीड कम हुई है या ज़्यादा हुई है। अगर कम हो जाएगी तो वो शॉर्टकट लेगी। शॉर्टकट लेने का मतलब क्या है कि उसकी बेंडिंग हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। और अगर वो एक ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में आई है, एक ऐसे मीडियम में जहाँ पे उसकी आकर के लाइट की स्पीड बढ़ गई है, तो बढ़ गई है तो उस चक्कर में क्या होगा, वो लंबा रास्ता पकड़ेगी, लॉन्ग रूट लेगी, और उस चक्कर में उसकी बेंडिंग कहाँ हो जाएगी? अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ठीक है, तो ये सब कुछ बेटा अपन पढ़ चुके हैं, बस वही कंसेप्ट आपको लगा देना है एटमॉस्फेयर में। ये तो बेटा अपन ज़मीन की बातें कर रहे थे कि हाँ ज़मीन में कैसे होता है लाइट का रिफ्रैक्शन। बेटा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी होता है, यानी कि एटमॉस्फेयर में भी आपको पता है ना कि अर्थ की एटमॉस्फेरिक लेयर्स होती हैं। ठीक है, मतलब अर्थ का एक अलग एटमॉस्फेयर होता है, उस एटमॉस्फेयर की एटमॉस्फेरिक लेयर्स होती हैं जिनकी डेंसिटीज़ अलग अलग होती हैं। ठीक है, और फिर अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर, मतलब जो स्पेस है, वहाँ से क्या होता है बेटा, लाइट आती है। जैसे कि ये अर्थ है आपकी, ठीक है, ये उसका एटमॉस्फेयर हो गया। एटमॉस्फेयर के ऊपर क्या पूरा स्पेस है, स्पेस में क्या है, सूर्य देव बैठे हुए हैं, चंदा मामा बैठे हुए हैं। ठीक है, ये चंदा मामा बैठे हुए हैं, तो इनकी जो बेटा लाइट है, इनफैक्ट स्टार्स भी तो है ना स्पेस में, तो इन सब की जो बेटा रिस्पेक्टिव लाइट्स हैं वो कहाँ आती हैं? अर्थ के सरफेस पे आती हैं। मून लाइट भी आएगी, स्टार लाइट भी आएगी, सनलाइट तो आती आती जिसके कारण हम जिंदा रह पा रहे हैं आज, है ना। तो ये जितनी भी बेटा आपको चीज़ें दिख रही हैं स्पेस में, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, इन सभी की लाइट अल्टीमेटली कहाँ आने वाली है? अर्थ के सरफेस तक आने वाली है। लेकिन अर्थ के सरफेस तक कैसे आएगी? अर्थ का ये जो आपको एटमॉस्फेयर दिख रहा है ना बेटा, अर्थ का ये जो आपको एटमॉस्फेयर दिख रहा है, इस एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके ही लाइट अर्थ के सरफेस तक आ पाती है। तुम ये मत समझना कि वो है जो चंदा मामा जो है वो बोलेंगे, मून बोलेगा कि भैया जो मेरी मून लाइट है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस नहीं करेगी, वो सीधे कहाँ पहुंचेगी? अर्थ के सरफेस पर पहुंचेगी। तो तुमको क्या लगता है कि इनकी फालतू डिमांड को कोई एंटरटेन करने वाला है क्या? हम बोलेंगे नहीं, अर्थ का एटमॉस्फेयर है, जिसको आना है अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके ही आना पड़ेगा, बिना उसको क्रॉस करे दाल नहीं गलने वाली है। ठीक है, तो जो भी है स्टारलाइट, मूनलाइट, सनलाइट, ये सब चीज़ें बेटा अर्थ के सरफेस तक आती हैं। कैसे? अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके। और क्योंकि जैसे कि तुमको मैंने बताया कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें कई सारी लेयर्स होती हैं, हर लेयर की डेंसिटी अलग होती है। इसका मतलब क्या कि अगर सनलाइट आ रही है अर्थ के सरफेस पर, अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके, तो बेटा वो पता है क्या होगा? वो रिफ्रैक्ट होकर के आएगी। मैं खुद ही बोल रही हूँ कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में लेयर्स हैं, लेयर्स की अलग अलग डेंसिटीज़ हैं। जैसे जैसे आप अर्थ के एटमॉस्फेयर से बेटा ऊपर की तरफ जाओगे, मतलब जैसे कि मान लो ये अर्थ है, ठीक है, ये इसका एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में क्या है? एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं। जैसे कि ये हो गई एक लेयर, ये हो गई दूसरी लेयर, ये हो गई तीसरी लेयर। तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ उठोगे, जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ उठोगे बेटा, इन एटमॉस्फेरिक लेयर्स की जो डेंसिटीज़ हैं
वो कम होती जाएंगी। मतलब जो सबसे पास वाली लेयर है अर्थ के एटमॉस्फेयर की, जो सबसे हमारे पास वाली लेयर है वो सबसे ज़्यादा डेंस है, उसके ऊपर वाली कम डेंस है, उसके ऊपर वाली और कम डेंस है, उसके ऊपर वाली और ही कम डेंस है, और जो सबसे ऊपर वाली लेयर है वो तो सबसे लीस्ट डेंस है, लाइक दैट। तो जब स्टारलाइट, मूनलाइट, बेटा ये सब कुछ आते हैं ना अर्थ के सरफेस पर, तो ये रिफ्रेक्ट होकर के ही आते हैं, रिफ्रेक्ट होकर के ही आते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, कि लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है एटमॉस्फेरिक लेवल पे, सो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। उसी पर बेटा कुछ बेस्ड फिनोमेना होते हैं, जैसे कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। अपन बोलते हैं ना बचपन से, नर्सरी टाइम्स में अपन पढ़ के आते हैं कि स्टार्स क्या करते हैं? ट्विंकल करते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार एंड सो ऑन, है। तो कभी सोचा है कि यार ये स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं? मतलब क्या स्टार्स, मतलब कोई ऐसा मतलब इंसान है या एलियन है जो इतना वेला है कि एक स्टार के ऊपर जाकर के बैठा हुआ है, ठीक है, और कभी ज़्यादा स्टारलाइट फेंक रहा है हमारे ऊपर, कभी कम फेंक रहा है, कभी ज़्यादा फेंक रहा है, कभी कम फेंक रहा है, कभी ज़्यादा कभी कम। तो ये ज़्यादा कभी कम से क्या हो रहा है कि कभी हमें स्टार ब्राइटली शाइन करता हुआ दिखता है, कभी एकदम डल हो जाता है, नेक्स्ट सेकंड में वो फिर से हमें ब्राइटली शाइन करता हुआ दिखेगा, फिर उसके अगले सेकंड में वो हमको दिखेगा कि काफ़ी डल हो गया है। मतलब कि इस तरीके से अपन क्या बोलते हैं कि देखो स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं। बेटा स्टार्स के ट्विंकल करने का मतलब क्या है? कि लाइट जो आ रही है हमारी आंखों तक, कौन सी लाइट? स्टार लाइट, वो फ्लिकर कर रही है, कि कभी ज़्यादा आ रही है, कभी कम है, कभी ज़्यादा आ रही है, कभी कम आ रही है। तो मेरे को लग रहा है कि स्टार क्या कर रहे हैं? फ्लिकर कर रहे हैं, मतलब स्टार्स जो है वो ट्विंकल कर रहे हैं। तो कभी सोचा है क्या ये ऐसा हो क्यों रहा है? कोई बैठा है क्या स्टार के ऊपर जो कभी लाइट ज़्यादा फेंक रहा है, कभी कोई कम फेंक रहा है? ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, कोई नहीं बैठा। स्टार्स के ऊपर बेटा कोई नहीं बैठा है। जो भी खेले किसका है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का। मतलब कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ही तुमको स्टार्स ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं। एक्चुअली में स्टार्स ट्विंकल नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। हमको लगता है ऐसा, क्यों लगता है? बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। उसके अलावा द स्टार सीम हायर देन दे एक्चुअली आर। होता क्या है कि जैसे कि सपोज अपन खड़े हैं यहाँ पे, ये क्या है? अर्थ है, और ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ठीक है। स्टार बेटा होता है यहाँ, लेकिन हमारी आंखों को दिखता है वो यहाँ। अब आप बोलोगे कि हाय मैम ये क्या हुआ? अरे यही कहानी है बेटा, यही कहानी है। जैसे कि जब अपन पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे रिफ्रैक्शन को समझने की, तो वो नहीं अपन एपरेंट डेप्थ की बात कर रहे थे कि जैसे कि एक पानी है, ठीक है, और पानी में आप बोल सकते हो कि ये कॉइन है, ऊपर से हम देख रहे हैं कंटेनर है, उसमें पानी है, पानी में नीचे क्या है? कॉइन पड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम ऊपर से देख रहे हैं तो हमें ऐसा लगेगा कि कॉइन कहाँ है? यहाँ है, जबकि असलियत में कहाँ है? वो यहाँ है। अगर हम हाथ डाल के कॉइन को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हमारा हाथ इधर आएगा जहाँ पे हमको कॉइन दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो कहाँ है? वो नीचे है, ठीक है। तो ये अपन ने पढ़ा था पिछले चैप्टर में। यहाँ पर बेटा अपन एपरेंट पोजिशन ऑफ स्टार्स की बात करेंगे कि यार स्टार ना एक्चुअली होता यहाँ है, दिखता वो यहाँ है, क्यों? बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। चल, प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, या स्टार्स ट्विंकल करते हुए दिख रहे हैं, तो जो प्लैनेट्स हैं वो कहीं नहीं ट्विंकल करते हैं, वो सीखेंगे अपन। एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट का मतलब क्या है? बेटा एक वर्ड है जिसको अपन बोलते हैं होराइजन। होराइजन ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जहां पर धरती और आसमान मिलते हैं। तुमने मूवीज में गाने सुने होंगे कि धरती और आसमान मिल रहे हैं, ठीक है। साइंस में एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसको अपन बोलते हैं होराइजन, जिसमें अपन बोलते हैं कि धरती और आसमान क्या हो रहे हैं? मिल रहे हैं, ठीक है। अब होता यह है कि जब इस होराइजन के ऊपर आ जाता है सन, तो हम बोलते हैं कि सनराइज हो गया है। जब सन इस होराइजन के नीचे आ जाता है तो हम बोलते हैं कि सनसेट हो गया है। बेटा वो वाला सेट नहीं, डाउन वाला सेट, मतलब चला गया है, क्या बोलते हैं उसको? डूब गया है, ठीक है। बात आई समझ में कि जब होराइजन के नीचे जब सन होता है, नीचे से जब वो ऊपर आ जाए तो हम बोलेंगे कि हाँ देखो सनराइज हो गया, और जब वो ऊपर से नीचे आ जाए तो उसको अपन बोलेंगे कि हाँ सनसेट हो गया है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एक्चुअली में सनराइज होता नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हो गया है। 2 मिनट का डिले होता है। मैंने क्या बोला? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण हमें ऐसा लगता है कि जो सन है वो होराइजन के ऊपर आ चुका है, बोले तो सनराइज हो चुका है, जबकि हुआ नहीं रहता बेटा। असल में तो सनराइज अभी हुआ नहीं रहता है, क्योंकि सन अभी भी कहाँ होता है बेटा?
होराइजन के नीचे ही रहता है। हमें लगता है कि ऊपर आ गया मतलब सनराइज हो गया है, होता नहीं है। आप बोलोगे कि मैम अब से तो कल से जब मम्मी हमें उठाएंगी सुबह कि बेटा सुबह हो गई है, सनराइज हो गया, तो हम उनको मना कर देंगे कि मम्मी अभी सनराइज नहीं हुआ है। आपको लग रहा है कि सनराइज हो गया, आपको लग रहा है कि जो सन है वो होराइजन के ऊपर आ गया है, बट एक्चुअली वो भी आया नहीं, उसको टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट। ठीक है, ज़्यादा खुश मत होना कि मैम अब तो सोने के लिए आधा घंटा और मिल जाएगा, कि जब एक्चुअल सनराइज होगा हम तभी उठेंगे। नहीं बेटा, सिर्फ 2 मिनट का ही गैप होता है। ठीक है, सिमिलरली हमें ऐसा लगता है कि सनसेट हो चुका है, होराइजन के नीचे जा चुका है, लेकिन अभी वो गया नहीं होता है। 2 मिनट बाद एक्चुअल क्या होता है? सनसेट हो, जिसको अपन क्या बोलते हैं? डिलेड सनसेट। सब कुछ समझाऊंगी जब अपन पहुंचेंगे इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, फिर इसके बाद में एक लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगी वो होगा लाइट की स्कैटरिंग। लाइट स्कैटर कर जाती है बेटा। स्कैटर होने का मतलब क्या है? कि लाइट बिखर जाती है। जैसे कि अगर तुम एक कांच का ग्लास लो, उसको तुम गिरा दो तो क्या होगा? टूटेगा, ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें पिटाई भी लगेगी। लेकिन तुम उसका साइंटिफिक वो देखो, जब ग्लास नीचे गया, फ्लोर पे टकराया, टकराने के बाद वो टूट गया, और टूटने के बाद क्या हुआ? उसके जो क्या बोलते हैं, जो उसके पार्टिकल्स होते हैं, है ना, वो ऐसे बिखर जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ बेटा लाइट के साथ भी होता है कि जब लाइट सर्टेन पार्टिकल्स से टकराती है, मैं सारे पार्टिकल्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सर्टेन पार्टिकल्स की बात कर रही हूँ। जब लाइट सर्टेन पार्टिकल्स से टकराती है कई बार, तो वो टकराने के बाद बिखर जाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, वो अपन पढ़ेंगे। और उसके बाद में उसके ऊपर एक बहुत ही बढ़िया सा एक टॉपिक बनता है, जिसको अपन बोलते हैं कि आसमान का कलर नीला क्यों है? आसमान का कलर नीला क्यों है? तो ये भी मैं आपको पढ़ा दूंगी। अच्छा, एक और टॉपिक बनता था इसके ऊपर, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर। सनराइज और सनसेट के टाइम पे जो स्काई है वो ऑरेंजिश रेडिश क्यों हो जाता है, बट वो आपके सिलेबस से अब हटा दिया गया है। तो अच्छी बात है, आपके लिए अच्छी खबर है। ठीक है, अब आपको बस इतना पढ़ना है कि आसमान का कलर ब्लू क्यों है, पढ़ा दूंगी। ठीक है, तो फाइनली बेटा अब अपना जो इंट्रोडक्शन है, अपना मतलब चैप्टर का, वो हो गया है ख़त्म। ये मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ने होंगे। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, ओवरव्यू हो गया, तो अब जो पहला टॉपिक है ह्यूमन आई वाला, आ जाओ पढ़ना शुरू करते हैं। ह्यूमन आई सबने देखी तो होगी, ऐसी दिखती है। ठीक है, जिसने नहीं देखी है बेटा वो क्या करेगा? जा करके अभी के अभी जाओ। ठीक है, अभी के अभी जाओ, घर में जो भी आईना लगा होगा उसमें जा करके 2 मिनट अपना थोड़ा मुंह देखो। ठीक है, मुंह में भी क्या देखना है? अपनी आंखें देखनी, तो तुमको आंखें दिख जाएंगी। ठीक है, तो ह्यूमन आई अब बेटा हम पढ़ना शुरू करते हैं। ह्यूमन आई, सेंस ऑर्गन्स हैं। अच्छा, सबसे पहली बात तो कितना है, मतलब कितनी होती हैं आंखें बेटा? हर इंसान के पास 2 ही होती हैं। खुश नसीब हो बेटा कि भगवान ने तुमको 2 आंखें दी हैं, वो भी एकदम फंक्शनल। ठीक है, सो पेयर्ड होती हैं, पेयर्ड होती हैं हमारी आंखें, 2 होती हैं हर इंसान के पास। ठीक है, उसके अलावा सेंस ऑर्गन है बेटा, ये अपने सेंस ऑर्गन्स हैं। अपनी आंखें क्या है बेटा? सेंस ऑर्गन्स ही तो है ना। किस सेंस में मदद करती हैं? सेंस ऑफ विजन में, है ना। तो सेंस ऑफ विजन में हेल्प करती हैं, देखने में मदद करती हैं और कुछ नहीं। अगर हम इनकी लोकेशन की बात करें बॉडी में, तो ये कहाँ पाई जाती हैं? ये स्कल आपको दिख रहा होगा, ये फोटो आपने कुछ देर पहले देखी थी, ये स्कल है बेटा, खोपड़ा। अब तुम इसके क्रेनियम पर मत चले जाना कि मैम क्रेनियम में आपने बताया था कि क्या होता है? ब्रेन होता है ना, वो पढ़ लिया है। अभी तो तुम क्या करो, इस स्कल में इन दोनों गड्ढों को देखो, ये दिख रहे हैं तुमको? ये गड्ढे दिख रहे हैं बेटा? इनको अपन बोलते हैं ऑर्बिट्स। ठीक है, इनको अपन बोलते हैं ऑर्बिट्स। इन ऑर्बिट्स में ही पाई जाती हैं हमारी दोनों आंखें। इनफैक्ट हम अपनी आईज को आईबॉल्स बोलते हैं। आईबॉल्स क्यों? इनका शेप बेटा ऐसा होता है, ओवल, या बोल सकते हो कि स्फेरिकल, बॉल जैसा। आप बोलोगे कि मैम ये बात तो आपने गलत पढ़ा दी है। क्यों? क्योंकि हमें तो हमारी आंखें ऐसी दिखती हैं, ऐसी दिखती हैं, और आप बोल रहे हो कि नहीं हमारी आंखें ऐसी होती हैं। कैसे मान लें? तो बेटा मानना तो तुमको पड़ेगा। एक्चुअली जो तुमको दिखता है ऊपर से, वो सिर्फ हमारी आईबॉल का एक छोटा सा हिस्सा होता है, पार्ट होता है। तुमको ऊपर से बेटा ऐसी किसी की भी पूरी की पूरी आईबॉल नहीं दिख सकती है। तुमको उसका सिर्फ
एक छोटा सा ये हिस्सा देखने को मिलता है, तो तुमको लगता है कि हमारी आंखें बिल्कुल ऐसी ऐसी वैसी कुछ नहीं बेटा। शेप कैसा होता है हमारी आई बॉल्स का? बॉल जैसा होता है, स्फेरिकल होता है, इसीलिए क्या बोलते हैं? आई बॉल्स बोलते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तो स्कल में जो दो ऑर्बिट्स होते हैं यहाँ पर हमारी आई बॉल्स लोकेटेड होती है, एक आई बॉल यहाँ और दूसरी यहाँ, ठीक है। तो लोकेशन देख लें, यहाँ पर लिख लें, ऑर्बिट्स इन द स्कल, स्कल में जो ऑर्बिट्स होते हैं वहां पर ये पाई जाती हैं, ठीक है। शेप की बात करें तो स्फेरिकल इन शेप, स्फेरिकल इन शेप, इसीलिए इनको अपन आई बॉल्स भी बोलते हैं, बॉल जैसी, ठीक है। तो दो होती हैं हर इंसान के पास, सेंस ऑर्गन्स हैं, ये सेंस ऑफ विजन में हेल्प करते हैं। ऑर्बिट्स जो होते हैं हमारे स्कल में वहाँ पाई जाती हैं। स्फेरिकल शेप होता है, ओवल शेप होता है, इसलिए अपन इनको आई बॉल्स भी कहते हैं। ओके चलो, अब इसके बाद में क्या पढ़े? चलो अब सीधे जो है बेटा अपन स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। यदि मैं स्ट्रक्चर की कहानी तुमको बताना शुरू करूं तो देखो, इसके बेटा स्ट्रक्चर में ना, आई बॉल के मतलब स्ट्रक्चर में तुमको 3 लेयर्स मिलेंगी। 3 लेयर्स आर प्रेजेंट। कौन सी 3 लेयर्स? नाम पहले देख लो, फिर बता दूंगी एक एक करके। सबसे बाहर वाली होती है स्क्लेरा, बीच वाली होती है कोरोइड, और सबसे अंदर वाली होती है रेटिना। आई बॉल का स्ट्रक्चर बेटा अब हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, यहाँ वहाँ की बातें हो चुकी हैं। स्ट्रक्चर में यहाँ पे तुमको सबसे पहले आई बॉल की 3 लेयर्स देखने को मिलेंगी। कौन सी होती है वो 3 लेयर्स? सबसे बाहर वाली स्क्लेरा, बीच वाली कोरोइड और सबसे अंदर वाली रेटिना। यहाँ पे मैं ये भी मेंशन कर देती हूँ कि ये क्या है, आउटर मोस्ट है, ये मिडिल वाली है, बीच वाली, और ये इनर मोस्ट है, कौन? रेटिना, ठीक है। आ जाओ, शुरुआत अपन करते हैं आई बॉल की जो सबसे बाहर वाली लेयर है स्क्लेरा, इससे, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले तुम्हारे सामने मैं यहाँ पर बनाऊंगी आई बॉल का स्ट्रक्चर। आगे की तरफ थोड़ी सी ऐसी बल्जिंग टाइप की रहती है, ठीक है। चलो, तो ये है बेटा क्या, अपनी आई बॉल। जो एक आई बॉल की कहानी है वही कहानी दूसरी की भी होगी। ये मत बोलना कि मैम आपने केवल एक आंख ही पढ़ाई, दूसरी कौन पढ़ाएगा? अरे जो ये पढ़ाया ना, कॉपी पेस्ट इस पे भी कर देना, ठीक है। चलो, ये है अपनी आई बॉल, आई बॉल। यहां पर इसको ड्रॉ करने के लिए बेटा जो मैंने वाइट कलर से जो ये सबसे बाहर वाली लेयर बनाई है, यही क्या है, स्क्लेरा है। स्क्लेरा एक्चुअली वाइट कलर की होती है, स्क्लेरा एक्चुअली वाइट कलर की होती है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आई बॉल तो बना दी है, लेकिन अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं आई बॉल की जो सबसे बाहर वाली लेयर है स्क्लेरा, वो ड्रॉ कर रही हूँ तुम्हारे सामने। ये देखो, ये मैंने ड्रॉ कर दी तुम्हारे सामने स्क्लेरा, वाइट कलर की होती है। इनफैक्ट तुम्हें तुम्हारी आंखों में ये जो वाइट कलर दिखता है बेटा, ये दिख रहा है तुमको, ये वाइट पोर्शन तुम्हारी आंखों में। भाई बाहर से तो तुमको किसी की भी आंखें, अपनी आंखें, तुम्हारे मम्मी पापा की आंखें ऐसी ही नजर आती हैं, ठीक है। तो आंखों का, आई बॉल्स का जो तुमको यहाँ पर एक वाइट पोर्शन ये नजर आता है, ये पूरा वाइट, यही तो है स्क्लेरा, यही है स्क्लेरा, समझे? ये देखो, ये आई बॉल है पूरी, और यहाँ पर जो तुमको ये वाइट पोर्शन पूरा नजर आ रहा है, ये पूरा वाइट पोर्शन, ये पूरा क्या है बेटा, स्क्लेरा ही है। अब आप इस डायग्राम को समझ पा रहे हो कि मैं आई बॉल बना रही हूँ, मतलब आप ये समझ लो कि आप एक इंसान की आई बॉल को ऐसे साइड से देख रहे हो, तो आपको साइड से क्या क्या देखने को मिलेगा, वही चीजें तुमको यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो आउटर मोस्ट लेयर क्या होगी बेटा, स्क्लेरा, व्हाइट कलर की होती है ये। सो दिस इज स्क्लेरा, व्हाइट इन कलर, ठीक है।
कोलेजन फाइबर यहाँ पे देखने को मिलता है। बाहर की बात है, अगर याद रख सको तो रख लेना, नहीं याद होती है तो सुन के भूल जाना, और क्या, ठीक है। अब सुनो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात। बेटा ये जो स्क्लेरा होती है ना, आउटर मोस्ट लेयर आईबॉल की, ये पीछे की तरफ मोटी होती है। आपने अगर ध्यान से देखा हो डायग्राम में, तो मैंने जानबूझ के जो है पीछे की जो पार्ट है स्क्लेरा का, उसको मैंने मोटा थिक बनाया है, और जो आगे वाला पार्ट है वो कंपैरेटिवली पतला है। इनफैक्ट यहाँ पे जाकर के बेटा सामने की तरफ आकर के तो जो स्क्लेरा है वो ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट हो जाती है। स्क्लेरा आउटर मोस्ट लेयर है हमारी आईबॉल की, वाइट कलर की होती है, पीछे की तरफ मोटी होती है आईबॉल में, आगे की तरफ पतली हो जाती है। इनफैक्ट यहाँ पर इस बल्जिंग पार्ट जो आपको दिख रहा है हमारी आईबॉल का, यहाँ पर आकर के जो स्क्लेरा है बेटा वो ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट हो जाती है, ऑलमोस्ट क्या ट्रांसपेरेंट हो जाती है। और स्क्लेरा का यही ट्रांसपेरेंट पार्ट पता है क्या कहलाता है? इसी ट्रांसपेरेंट पार्ट को अपन बोलते हैं कॉर्निया। ये कलर पता नहीं तुमको दिखे नहीं दिखे, ये देखो, ये है बेटा कॉर्निया, ये दिस इज कॉर्निया। अब ट्रांसपेरेंट मैं नहीं बना सकती हूँ, अरे बोर्ड पर कैसे बनाऊंगी ट्रांसपेरेंट बेटा, तुमको दिखेगा ही नहीं है, कुछ दिखेगा ही नहीं तुम्हें, तो लेकिन तुम समझने की कोशिश करना, ठीक है, तुम समझने की कोशिश करना कि हम जैसे कि तुम्हारे जो बुक्स होती हैं, जो तुम्हारी नोटबुक्स होती हैं स्कूल वाली, उस पर तुम कवर लगाते हो, ब्राउन पेपर लगाते हो, फिर उसके बाद ऊपर तुम जिलेटिन भी लगाते हो, है ना। तो मान लो कि ये क्या है, तुम्हारा ब्राउन पेपर है, ब्राउन कलर इसमें है ही नहीं, लेके आते हैं, रुक जाओ। मान लो कि तुम्हारा ब्राउन पेपर है, ठीक है, और ब्राउन पेपर के आगे तुमने एक जिलेटिन भी चिपका दी है, ऐसी ब्राउन पेपर और उसके आगे क्या चिपकी हुई, जिलेटिन चिपकी हुई है। तो ब्राउन पेपर तो बेटा ब्राउन रहेगा, लेकिन जो जिलेटिन तुम आगे उसके जोड़ रहे हो वो ट्रांसपेरेंट होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल वैसे ही तुमको यहाँ पर कुछ इमेजिन करना है कि हम बना रहे हैं क्या, आई बॉल की सबसे बाहर वाली लेयर स्क्लेरा वाइट कलर की होती है, पीछे मोटी होती है, आगे पतली हो जाती है, और यहाँ पर बल्जिंग पार्ट में आकर के हमारी आईब्रो को ये जो बल्जिंग पार्ट है यहाँ पर आकर के तो स्क्लेरा ट्रांसपेरेंट हो जाती है। और उसी ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ स्क्लेरा को अपन क्या बोल देते हैं, कॉर्निया। क्या बोल देते हैं, कॉर्निया, ठीक है। आप बोलोगे कि अच्छा मैम, कॉर्निया के कारण ही आंखों का कलर नीला दिखता है, ब्लू दिखता है, ग्रीन दिखता है, ब्लैक दिखता है ना, जबकि नहीं। मैंने क्या बोला, मैंने तुमको बस इतना बोला है बेटा कि जो ये वाइट पोर्शन है ये पूरा क्या है, स्क्लेरा है, और स्क्लेरा यहाँ पर आकर के ट्रांसपेरेंट हो जाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। मतलब यहाँ क्या है बेटा, कॉर्निया है जो कि ट्रांसपेरेंट है, तुमको दिखेगा ही नहीं कॉर्निया। जो पीछे तुमको कलर दिख रहा है ना, नीला, ग्रीन या ब्लैक जो भी दिख रहा है बेटा, वो अंदर के सामान का कलर है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये मत बोलना कि मैम कॉर्निया कलरफुल होता है, बेटा कॉर्निया तो ट्रांसपेरेंट होता है। तुमको आंखों का कलर दिख रहा है ना, वो पीछे कुछ और सामान रखा हुआ है जिसको अपन आइरिस बोलते हैं ठीक है, तो उसका कलर है, यानी कि आगे जिलेटिन है और पीछे क्या है, एक कलरफुल बॉल है, एक कलरफुल बॉल भी नहीं, एक कलरफुल पार्ट है, ठीक है। तो आगे जिलेटिन जिसको अपन बोल रहे हैं क्या, कॉर्निया, और पीछे क्या है, कलरफुल पार्ट, आइरिस, ठीक है। चल, इतना समझ में आ गया। तो आउटर मोस्ट लेयर स्क्लेरा, पीछे मोटी, आगे पतली, ठीक है, और बल्जिंग पार्ट में आकर के हो जाती है ट्रांसपेरेंट। तो उसी ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ स्क्लेरा को अपन अलग से टर्म देते हैं क्या, कॉर्निया का। कॉर्निया के बारे में एक बहुत ही बढ़िया बात तुमको मैं बताती हूँ कि बेटा ये होती है एवैस्कुलर, ये होती है एवैस्कुलर। आप बोलोगे कि एवैस्कुलर का क्या मतलब है? एवैस्कुलर का मतलब बेटा ये होता है कि कॉर्निया के पास ना कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होती है। अब तुमको पता है कि ब्लड सप्लाई मतलब ब्लड में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, ब्लड में ऑक्सीजन होती है,
और यही ऑक्सीजन जो है बॉडी के हर एक पार्ट को, हर एक एलिमेंट को चाहिए होती है। लेकिन अब कॉर्निया का सबसे बड़ा दुख दर्द ये है कि इसके पास ब्लड सप्लाई आ ही नहीं रही है। यानी कि इसके पास जो सोर्स है, मतलब ब्लड सप्लाई मतलब क्या, ब्लड सोर्स है इसके लिए ऑक्सीजन का, और बेटा इसके पास वही नहीं आ रहा है, ब्लड सप्लाई नहीं है, ब्लड आ ही नहीं रहा है, तो इसको बेटा ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? सर्वाइव तो इसको भी करना है। तो बिना ऑक्सीजन के बेटा ये मर नहीं जाएगा? नहीं मरेगा। क्यों? बेटा कॉर्निया के सराउंडिंग में है क्या? कॉर्निया के सराउंडिंग में एयर है ना, एयर, ये क्या है? सराउंडिंग में एयर है। एयर में क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। तो यही ऑक्सीजन बेटा कहाँ जाती है? कॉर्निया के पास जाती है। कहने का मतलब बस इतना सा है कि कॉर्निया ए वैस्कुलर पार्ट है, उसके पास ब्लड सप्लाई नहीं है, तो वो ब्लड से ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा। कॉर्निया कहाँ से लेगा? सराउंडिंग एयर में जो ऑक्सीजन है वहीं से वो ऑक्सीजन लेगा अंदर। तो जो लोग बहुत टाइम तक लेंसेज पहनते हैं वो अक्सर ये कंप्लेन करते हैं कि आंखें एकदम ड्राई हो गई हैं, अजीब सा लग रहा है। बेटा अजीब सा इसलिए लग रहा है क्योंकि अगर तुम ऊपर से यहाँ पर लेंस पहन लोगे, अगर तुम ऊपर यहाँ पर ऐसे लेंस पहन लोगे, तो जो एकमात्र सोर्स है ऑक्सीजन का कॉर्निया के लिए, तुम तो उसको वहीं काट दोगे। भाई कॉर्निया कहाँ से ऑक्सीजन ले रहा है? एयर से, और तुमने ऊपर से लेंस लगा ली, तो जो एकमात्र सोर्स है ऑक्सीजन का कॉर्निया के लिए वो तुमने ब्लॉक कर दिया। तो इसलिए जो है बहुत देर तक, लंबे समय तक अगर कोई लेंस लगाता है, कि 24 घंटे हुए हैं लगा है, लेंस लगा है, तो उनकी आंखें जो थोड़ी सी ऐसी दर्द सी करने लग जाती हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गई क्या बेटा आउटर मोस्ट लेयर। अब अपन बात करते हैं मिडिल वाली लेयर की। मिडिल वाली लेयर बहुत खास है, और मिडिल वाली लेयर को अपन बोलते हैं क्या? कोरॉइड। क्या बोलते हैं? कोरॉइड। कुछ इस तरीके से बनाऊंगी, ये है मिडिल लेयर जिसको अपन बोलते हैं कोरॉइड। जैसे कि अपन ने उसके लिए बोला ना स्क्लेरा के लिए कि ये पीछे मोटी होती है और आगे आकर के पतली हो जाती है, उल्टा बोलो कोरॉइड के लिए। एक्चुअली एक पिगमेंटेड लेयर होती है, इसमें पिगमेंट होता है, और क्योंकि इसमें पिगमेंट होता है इसीलिए तुम्हें लोगों की आंखों का कलर ब्लैक दिखता है, ब्लू दिखता है, ब्राउन दिखता है, ग्रीन दिखता है, डार्क ब्राउन दिखता है, लाइट ब्राउन दिखता है। मतलब जो कलरफुल आईज आपको बेटा देखने को मिलती हैं वो इस लेयर के कारण ही देखने को मिलती हैं, कोरॉइड। क्यों? क्योंकि ये पिगमेंटेड लेयर है, इसमें पिगमेंट होते हैं। ठीक है, चल। तो ये जो कोरॉइड है बेटा इसके लिए अपन उल्टा बोलते हैं क्या? कि ये पीछे पतली होती है और जैसे जैसे अपन आई बॉल के ऐसे आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये मोटी हो जाती है। इनफैक्ट यहाँ पर जो कोरॉइड है बेटा, यहाँ पर तो कोरॉइड बहुत ज़्यादा ही मोटी हो जाती है, ऐसी बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है। और इस मोटे से पार्ट ऑफ कोरॉइड को अपन पता है क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं सिलियरी बॉडी। क्या बोलते हैं? सिलियरी बॉडी। तुमको मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब अपन बात कर रहे हैं बेटा मिडिल वाली लेयर की, दैट इज कोरॉइड। पिगमेंटेड लेयर है, इसमें पिगमेंट पाए जाते हैं, और उन पिगमेंट्स के कारण ही हमको कलरफुल आंखें जो है बेटा इंसानों की नजर आती हैं। ठीक है, ये पीछे की तरफ पतली होती है आई बॉल में, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं बेटा ये मोटी होती जाती है। तो यहाँ पर आपको एक तरीके से कोरॉइड के दो ऐसे मोटे मोटे एक्सटेंशंस नजर आ रहे होंगे। बेटा ये क्या है? ये आप कुछ अलग पार्ट मत समझ लेना, ये कोरॉइड लेयर के ही क्या है बेटा, ऐसे मोटे मोटे से एक्सटेंशंस हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? सिलियरी बॉडी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूं, दिस इज सिलियरी बॉडी। ये वाली भी और ये वाली भी, दोनों को मिलाकर अपन क्या बोलते हैं? सिलियरी बॉडीज। ठीक है, तो सिलियरी बॉडी, थिक एक्सटेंशन ऑफ कोरॉइड, ऐसे लिख देती हूं मैं कि कोरॉइड का ये एक मोटा सा लटकता हुआ सा एक्सटेंशन है, सिलियरी बॉडी, या आप इनको सिलियरी मसल्स भी बोल सकते हो। ठीक है, तो मैं ये भी यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये है क्या? ये है कोरॉइड। ठीक है,
अब मेरी बात सुनो बेटा, कहानी बस यहीं पर आकर के खत्म नहीं होती है। ये जो सिलेरी बॉडी दिख रही है आपको, दोनों ऊपर नीचे वाली, ये इनका आगे की तरफ थोड़ा सा और एक्सटेंशन निकल आता है। मतलब ये जो कोरॉइड लेयर थी पीछे तो पतली थी, आगे आकर के काफी मोटी मोटी हो गई। तो जो आपको थिक एक्सटेंशंस नजर आए कोरॉइड के, उसको अपन ने अलग नाम, मतलब नाम हम अलग दे रहे हैं, बाकी चल तो एक ही लेयर रही। जैसे कि अगर तुम ये कॉर्निया का एग्जांपल देखोगे बेटा, कॉर्निया क्या है? एक्चुअली स्क्लेरा का ही तो पार्ट है, जो आउटर मोस्ट लेयर है आईबॉल की, स्क्लेरा वही तो है कॉर्निया। बस फर्क ये है कि पीछे जो स्क्लेरा होती है वो मोटी होती है, वाइट होती है, आगे की तरफ स्क्लेरा पतली हो जाती है और ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट हो जाती है। उसको अपन क्या बोल देते हैं? कॉर्निया नाम अलग से दे देते हैं। ठीक वैसे ही ये जो सिलेरी बॉडीज है बेटा, ये क्या है? ये एक्चुअली कोरॉइड के ही तो एक्सटेंशंस हैं। तो पीछे की तरफ ये पतली होती है, आगे आते 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 मोटी होती जाती है, और एकदम यहाँ पर तो काफ़ी मोटे मोटे इनके एक्सटेंशंस जो है आपको देखने को मिल जाते हैं कोरॉइड लेयर के। और इन्हीं एक्सटेंशंस को अपन क्या बोलते हैं? सिलेरी बॉडी बोलते हैं। ठीक है, अब सिलेरी बॉडी यहाँ पर आकर के रुकेगी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों ही सिलेरी बॉडीज से और एक एक एक्सटेंशन जो है आपको निकलता हुआ देखने को मिलेगा। या मैं काम करती हूँ, उसको मैं थोड़ा अलग कलर से बनाती हूँ ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाओ। ठीक है, मतलब सिलेरी बॉडीज का ही आपको फर्दर और एक्सटेंशन देखने को मिलेगा, लाइक दिस। ये एक्सटेंशन है बेटा सिलेरी बॉडीज का, और इस एक्सटेंशन को आप बोलते हो आइरिस। क्या बोलते हो? आइरिस। और आइरिस ही बेटा वो आप बोल सकते हो कि पार्ट है हमारी आईबॉल का, हमारी आंखों का, जो कलर देता है। जैसे अपन बोलते हैं ना कि कुछ लोगों की आंखें कैसी हैं? नीली हैं। कहाँ गई नीली आंखें? तो नीली क्यों है? क्योंकि जो इनका आइरिस है उसका कलर ब्लू है। हम बोलते हैं कि कुछ लोगों की आंखें ब्राउन है। ठीक है, कुछ लोगों की आंखें ब्राउन है। क्यों ब्राउन है? क्योंकि उनका आइरिस ब्राउन कलर का है। हम बोलते हैं कि कुछ लोगों की आंखों का कलर जो है ना वो ब्लैक होता है। ब्लैक क्यों होता है? क्योंकि उनकी आइरिस का कलर ब्लैक होता है। तो ये कलरफुल पार्ट है बेटा तुम्हारी आई बॉल का। कौन? आइरिस। यहाँ पे मैं लिख दूं, ये है क्या? आइरिस। कलरफुल पार्ट, या चलो ठीक है, कलरफुल पार्ट ऑफ आई बॉल, हमारी आई बॉल का कलरफुल पार्ट। कलर इसी से आता है। बाकी सब तो क्या है बेटा? कॉर्निया तुम्हारा ट्रांसपेरेंट हो रखा है, स्क्लेरा जो है व्हाइट कलर की हो रही है, तो आंखों को कलर देगा कौन? यही आइरिस। और इसीलिए मैंने कहा था कि ये सब कुछ क्या है बेटा? ये सिलेरी बॉडी, ये आइरिस, सब कुछ क्या है? कोरॉइड का ही तो एक्सटेंशन है। और कोरॉइड खुद क्या है? तो बेटा ये एक पिगमेंटेड लेयर है, इसमें पिगमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि जो कोरॉइड है, हाँ जी, जो कोरॉइड है ये एक पिगमेंटेड लेयर है, पिगमेंटेड लेयर। ठीक है, तो क्योंकि इसके पास पिगमेंट है, क्योंकि कोरॉइड के पास बड़ा पिगमेंट है, इसीलिए ये जो आइरिस है इसमें पिगमेंट है। और क्योंकि आइरिस में पिगमेंट है इसीलिए बेटा लोगों की आंखों में तुम्हें कलर देखने को मिलता है। इमेजिन करो कि ये जो आइरिस है ये जिस लेयर का एक्सटेंशन है, अगर उस लेयर के पास ही पिगमेंट ना हो, अगर इस कोरॉइड के पास ही पिगमेंट ना हो बेटा, तो इसके एक्सटेंशंस के पास क्या खाक पिगमेंट आएगा? नहीं आएगा। तो ये बीच वाली लेयर कौन सी है बेटा? कोरॉइड। पीछे पतली होती है, आगे आकर के मोटी हो जाती है, काफ़ी मोटी मोटी हो जाती है। यहाँ पर आपको इसके दो थिक एक्सटेंशंस देखने को मिलते हैं, है ना, आई बॉल के आगे की तरफ। यहाँ पर आपको कोरॉइड लेयर के दो काफ़ी थिक एक्सटेंशंस देखने को मिलते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं? सिलेरी बॉडी बोलते हैं। सिलेरी बॉडीज़ के आगे और आपको एक एक एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। सिलेरी बॉडीज़ का आपको फर्दर और एक्सटेंशन देखने को मिलेगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं? आइरिस, जो कि क्या है? कलर पार्ट है, हम कलरफुल पार्ट है हमारी आई बॉल का। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपने अगर नोटिस किया हो
कि आप बोलोगे कि मैम आपने आयरिस को जो है कंप्लीट क्यों नहीं किया, आपने आयरिस को ऐसे कंप्लीट क्यों नहीं किया, मतलब ऐसे ये बीच में जो है ना होल क्यों दिख रहा है, छेद क्यों दिख रहा है, क्योंकि बेटा वाकई में जो आयरिस है उसमें होता है बीच में छेद, और उसी छेद को अपन बोलते हैं बेटा प्यूपिल। क्या बोलते हैं? प्यूपिल। इसको अपन बोलते हैं प्यूपिल। तो तुम लोग समझे, कोरोइड आगे गई, थोड़ी मोटी मोटी उसके दो एक्सटेंशंस बन गए, क्या नाम दिया? सिलेरी बॉडी। सिलेरी बॉडी से फर्दर कुछ और एक्सटेंशन निकलते हैं जो कि कलरफुल होते हैं, और उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? आइरिस। आइरिस के बीच में आपको यहाँ पर एक होल, गड्ढा नहीं बेटा, गड्ढा तो मतलब क्या, ऐसी एक डेप्थ नहीं, गड्ढा नहीं, यहाँ पर आपको बकायदा एक छेद देखने को मिलता है, होल देखने को मिलता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? प्यूपिल बोलते हैं। एक्चुअली हमारी आंखों के अंदर लाइट जो है बेटा प्यूपिल के थ्रू ही आती है। इमेजिन करो कि अगर ये सब कुछ क्लोज हो जाए तो लाइट अंदर कैसे आएगी आई बॉल की? लाइट को बेटा अंदर आना है ना, इसीलिए छेद होना जरूरी है, और इसीलिए उस छेद को अपन क्या बोलते हैं? प्यूपिल बोलते हैं। ठीक है, चल अब मेरी बात सुनो, यहां पर बेटा पाया जाता है एक क्रिस्टलाइन लेंस हमारी आंखों में, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं ये वाली आई बॉल की, तो इस आई बॉल में मिलेगा तुमको एक लेंस, बायकॉन्वेक्स लेंस। आप बोलोगे कि मैम आंख के अंदर लेंस आ गया, काहे का बना है, प्लास्टिक का या कांच का? क्रिस्टलाइन प्रोटीन्स का बना होता है बेटा ये आई लेंस, कांच का नहीं है, प्लास्टिक का नहीं है। हर एक इंसान की बेटा एक आंख में एक आई लेंस पाया जाएगा, एक आई लेंस यहाँ होता है, एक आई लेंस यहाँ होता है। ये आई लेंसेस का शेप कैसा होता है? बायकॉन्वेक्स, और किसके बने होते हैं? क्रिस्टलाइन प्रोटीन के। तो मैं लिख दूं यहाँ पर ये बात कि ये क्या है, ये हैं हमारे लेंस, आंखों के लेंस, ठीक है, बायकॉन्वेक्स इन शेप, और ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन के बने होते हैं, क्रिस्टलाइन प्रोटीन्स के बने होते हैं। ठीक है, अब बेटा ये ऐसे हवा में तैरेंगे क्या आई लेंसेस, कि हाँ अंदर तो है लेकिन तैर रहे हैं, पता नहीं कहाँ तैर रहे, नहीं, इनको पकड़ के रखना पड़ेगा। तो पकड़ने के लिए क्या होते हैं बेटा? कुछ फाइबर्स होते हैं, कुछ यहाँ से ऐसे फाइबर्स निकलते हैं, कहाँ से? ये जो आपको दिख रही है सिलेरी बॉडी, सिलेरी बॉडी से बेटा कुछ इस तरीके से ऐसे फाइबर्स निकलते हैं, दोनों ही सिलेरी बॉडीज से बेटा कुछ ऐसे फाइबर्स निकलते हैं जो पकड़ करके लेंस को उसकी पोजीशन पे रखते हैं। अदरवाइज क्या होगा, लेंस तो ऐसे ऊपर नीचे ऊपर आगे पीछे हो जाएगा, है ना, कि अपन पीछे गए तो लेंस पीछे चला गया, आगे गए तो आगे चला गया, ऐसा नहीं होता। ये लेंस बेटा, क्रिस्टलाइन लेंसेज अपनी दोनों ही आई बॉल्स के अपनी ही जगह पे इंटैक्ट रहते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही सिलेरी बॉडीज से निकलते हैं कुछ फाइबर्स जो लेंस को पकड़ के उसको उसकी जगह पे रखने का काम करते हैं, और इन्हीं फाइबर्स को अपन क्या बोलते हैं बेटा? सस्पेंसरी लिगामेंट्स। क्या बोलते हैं? सस्पेंसरी लिगामेंट्स। इन सस्पेंसरी लिगामेंट्स के थ्रू ही जो हमारे आई लेंसेज होते हैं दोनों ही आई बॉल्स के, वो अपनी पोजीशन पर इंटैक्ट रहते हैं, वरना तो क्या होगा, आगे पीछे हवा में ऐसे ऐसे करके गोल गोल के गिर जाएंगे। ठीक है, और ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स मतलब एक तरफ से, एक एंड से ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स जुड़े होते हैं आई लेंस से, और दूसरे एंड से किससे जुड़े होते हैं? तो सिलेरी बॉडीज से। ठीक है, चल इतना समझ में आया। अब अपन बेटा आखिरी बात करते हैं इनरमोस्ट लेयर की, एंड दैट इज रेटिना। इनरमोस्ट लेयर का नाम होता है बेटा रेटिना। दिस इज रेटिना। आप बोलोगे कि मैम पूरी नहीं बनाई, जानबूझ के नहीं बनाई बेटा, क्योंकि आगे जाकर के ये इतनी पतली होती है, इतनी पतली हो जाती है कि ऑलमोस्ट मतलब गायब सी हो जाती है। ठीक है, इसलिए पूरी नहीं बनाई है, बस ऐसा समझ लो, गायब हो जाएगी। ठीक है, तो ये इनर मोस्ट लेयर को जो मैंने रेड कलर से बनाई है बेटा, इसको अपन बोलते हैं रेटिना। क्या नाम है? रेटिना। और इसे हम अपनी आई बॉल की स्क्रीन बोलते हैं। क्यों? सामने जो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बेटा, तुमने लाइट का रिफ्रैक्शन पढ़ा है ना, लाइट का रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज, है ना, वो अपन ने पढ़ा हुआ है। तो तुम इमेजिन करके देखो कि सपोज हमारी आंख के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकल करके आ रही है,
सबसे पहले वो कहाँ जाएंगी, कॉर्निया के ऊपर। भाई आउटर मोस्ट पार्ट क्या हुआ हमारी आई बॉल का, कॉर्निया है ना। तो यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक काम करते ना, मैं तुमको ऐसे बना के बताती हूँ, रुको। यहाँ देखो, सपोज यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उससे निकलेंगी लाइट रेज। वो लाइट रेज सबसे पहले कहाँ जाएंगी, वो जाएंगी कॉर्निया के ऊपर, जाके गिर जाएंगी, ठीक है। फिर कॉर्निया से, मतलब अब कॉर्निया तो बेटा ट्रांसपेरेंट है ना, तो ट्रांसपेरेंट चीज़, भाई अपन ने ट्रांसपेरेंट मीडियम पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। वो ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या करता है, चीज़ों को अपने थ्रू ट्रैवल करने, मतलब लाइट रेज को अपने थ्रू ट्रैवल करने देता है। तो जो भी लाइट रेज आ रही हैं ऑब्जेक्ट से, कॉर्निया के ऊपर आकर के गिर रही है, कॉर्निया क्या करेगा, उनको आगे भेज देगा, ठीक है। आगे भेज दिया। अब क्या हुआ, यहाँ पर आपको मिला क्या, अपना बायकॉन्वेक्स आई लेंस, बायकॉन्वेक्स आई लेंस, ठीक है। अल्टीमेटली क्या होगा, लाइट रेज उसके ऊपर आकर के गिरेंगी, कॉर्निया को क्रॉस करके लाइट रेज अंदर आ गई हैं। कैसे अंदर आ गई, तो आपको ध्यान होगा, मैंने बताया था कि आइरिस के बीचों बीच क्या होता है बेटा, गड्ढा, छेद होता है, होल होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। तो यहाँ पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, उससे लाइट रेज निकल करके आ रही हैं, कॉर्निया के ऊपर आके गिरी, अंदर आई, ये गड्ढा है, प्यूपिल है, ठीक है। इस प्यूपिल से और अंदर गई लाइट रेज, प्यूपिल से और अंदर गई लाइट रेज, और जाके कहाँ गिर गई, ये आई लेंस के ऊपर जाके गिर गई। अब आई लेंस तुम्हारा कैसा है बेटा, बाय कॉन्वेक्स है। तो तुमको पता है कि बाय कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, बाय कॉन्वेक्स लेंस बेटा होता है कन्वर्जिंग टाइप का लेंस। तो ये क्या करेगा, जो भी लाइट रेज आ रही हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन, उनको कन्वर्ज करवा देगा कहाँ, तो स्क्रीन पर। कौन सी स्क्रीन पर बेटा, तो रेटिना। इसीलिए मैंने कहा था कि रेटिना को अपन क्या बोलते हैं, हमारे आई बॉल्स की स्क्रीन बोलते हैं, क्योंकि इमेज कहाँ बनती है ऑब्जेक्ट की, रेटिना पर ही बनती है। बड़ा जब तक कि स्क्रीन पर नहीं बनेगी इमेज, तब तक वो इमेज दिखेगी कैसे। तो जिस पर्दे पर हमारी आंखों के ये आई लेंसेज इमेज को या फोकस करवाते हैं, उस पर्दे को अपन क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं, ठीक है। तो लाइट रेज यहाँ से आई, कॉर्निया पे पड़ी, अंदर पहुंची, प्यूपिल के थ्रू और अंदर गई आई बॉल में, लेंस मिला, लेंस ने क्या करा, लाइट रेज को कन्वर्ज करवा दिया कहाँ, रेटिना पर। तो इमेज कहाँ बन जाएगी ऑब्जेक्ट की, रेटिना पर ही बन जाएगी। मतलब कि पर्दे पर स्क्रीन नहीं, पर्दे पर इमेज बन चुकी है, स्क्रीन पर इमेज बन चुकी है, दैट इज रेटिना, ठीक है। अब आपने बोला कि मैम रेटिना पर इमेज तो बन गई है, पर ये जानकारी ब्रेन तक कैसे पहुंचेगी, क्योंकि भाई अल्टीमेटली तो ब्रेन ही देखने में भी मदद करता है ना। तो रेटिना पर इमेज तो बन गई है, बट अब वो इमेज की जानकारी ब्रेन तक कैसे पहुंचेगी। देखो बेटा रेटिना में, अच्छा हाँ, आप बोलोगे कि रेटिना पर ऐसा क्या होता है कि जानकारी जो है वो ब्रेन तक पहुंचा दी जाती है। तो देखो होता ये बेटा कि रेटिना जो है उसमें होते हैं न्यूरॉन्स, मल्टीपोलर बायपोलर। आप बोलोगे कि मैम ये मल्टीपोलर बायपोलर क्या है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स है बेटा, 11th में जाकर के पढ़ोगे अगर तुमने बायोलॉजी लिया तो। वरना अभी के लिए बस इतना समझ लो कि रेटिना में क्या होता है, जैसे कि रेटिना में ना आप बोल सकते हो कि ऐसी 3 लेयर्स होती हैं रेटिना में, ऐसी 1 2 और ये 3 लेयर्स होती हैं। 2 लेयर्स होती हैं बेटा न्यूरॉन्स की, ठीक है। रेटिना में खुद 3 लेयर्स होती हैं, ये 2 होती हैं न्यूरॉन्स की, ठीक है। और जो आखिरी लेयर है बेटा वो होती है कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स की, जिनको अपन बोलते हैं फोटो रिसेप्टर सेल्स। रेटिना में 3 लेयर्स होती हैं, शुरुआत की 2 न्यूरॉन्स की होती हैं, जो आखिरी वाली लेयर है बेटा वो होती है कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स की, जिनको अपन बोलते हैं फोटो रिसेप्टर सेल्स। 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं रॉड्स और एक होते हैं कोन्स, ठीक है। तो जो भी बेटा लाइट रेज आकर के ऑब्जेक्ट से जो भी लाइट रेज निकल करके आ रही, जिनको कि अपना आई लेंस क्या कर रहा है, रेटिना पर फोकस करवा रहा है। तो रेटिना पर ये जो फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं ना बेटा, एक्चुअली ये फोटो रिसेप्टर सेल्स ही क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। मेरी बात को बेटा समझने की कोशिश करना कि रेटिना पर इमेज तो आकर के बन गई है। रेटिना मतलब क्या, रेटिना आप उसको सिंपल पर्दा बोल सकते हो, स्क्रीन बोल सकते हो, कि वहां पर इमेज तो आकर के बन गई है ऑब्जेक्ट की, लेकिन इसकी जानकारी बेटा किसको देनी है, ब्रेन को देनी है। और आपको पता है कि वो जानकारी कैसे दी जाएगी, ऑब्वियसली सिग्नल के फॉर्म में दी जाएगी, इम्पल्स के फॉर्म में दी जाएगी। तो इम्पल्स को यहाँ से यहाँ भेजना, इसके लिए क्या मतलब क्या है व्यवस्था, वही तुमको मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि रेटिना की 3 लेयर्स होती हैं, आगे की तो न्यूरॉन्स वाली,
जो आखिरी वाली होती है वो होती है फोटो रिसेप्टर सेल्स की, और वो होते हैं दो तरह के, एक होते हैं रॉड्स और एक होते हैं कोन्स। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रेज आई लेंस रेटिना पर फोकस करवाता है, तो रेटिना में जो फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं रॉड्स एंड कोन्स, बेटा ये क्या होता है, ये एकदम चमक जाते हैं, ये एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे कि अगर डिम लाइट है तो डिम लाइट में क्या होगा, डिम लाइट में जो रॉड्स हैं, क्या लिख दी स्पेलिंग, हाँ, डिम लाइट अगर आ रही है जैसे कि रात का समय है, ठीक है, देखो रात के समय पे बेटा क्या होता है, तुमको चीजें दिखती तो हैं लेकिन एग्जैक्ट उनका कलर क्या है, तुम्हें कलर परसेप्शन तुम्हें जो ना नहीं हो पाता है, तुम कलर नहीं समझ पाते हो, लेकिन हाँ तुम्हें दिखता जरूर है। तो रॉड्स जो होते हैं बेटा वो डिम लाइट में एक्टिव होते हैं और ये कलर परसेप्शन में मदद नहीं करते हैं। नो रोल इन कलर परसेप्शन। वहीं जो कोन्स होते हैं बेटा, कोन्स ये ब्राइट लाइट में एक्टिव होते हैं, एक्टिव इन ब्राइट लाइट, एंड ये कलर परसेप्शन में हेल्प करते हैं, हेल्प इन कलर परसेप्शन की। कलर को भाई जब तेज रोशनी होती है दिन के उजाले में, तुमको बकायदा समझ में आता है कि हाँ ये डार्क ग्रीन है, ये लाइट ग्रीन है, ये ऑरेंज है, ये रेड है, ये येलो है। डिम लाइट में तुमको कलर समझ में नहीं आता, क्योंकि डिम लाइट में आप बोल सकते हो कि आपको विजन कौन देते हैं, रॉड्स। तो आप ये समझोगे कि हाँ क्या चीज़ है, लेकिन उसका कलर तुम परसीव नहीं कर पाओगे। वहीं जब ब्राइट लाइट आती है तो कोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर वो तुमको कलर परसीव करने में भी हेल्प करते हैं, हेल्प इन कलर परसेप्शन। ठीक है, आई बात समझ में? चलो, तो होता बेटा ये है कि जैसे ही लाइट रेज आई, रेटिना पर फोकस करवाई गई, तो रेटिना पर ये जो दो फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं बेटा, ये दो तरह के जो फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, ये हो जाते हैं एक्टिवेट, और उस चक्कर में क्या होता है, ये जनरेट कर देते हैं सिग्नल। ठीक है, ये जनरेट कर देते हैं सिग्नल। यहां पर मैं लिख भी देती हूं कि रेटिना पर पाए जाएंगे स्पेशल टाइप के सेल्स जिनको अपन बोलते हैं फोटो रिसेप्टर सेल्स, रॉड्स एंड कोन्स। ठीक है, तो जैसे ही लाइट आई, लेंस ने क्या करा, रेटिना पर फोकस करवाया लाइट रेज को। जैसे ही लाइट रेज पड़ी इन रॉड्स एंड कोन्स के ऊपर बेटा, ये हो गया एक्टिवेट। इन्होंने निकाला क्या, सिग्नल। ठीक है, इन्होंने जनरेट किया क्या, सिग्नल। अब उस सिग्नल को बेटा, ये जो आपको जगह दिख रही है, ये वाली जगह, ये वाली जगह, यहां से जाती है बेटा एक कौन, ऑप्टिक नर्व। यहां से जाती है ऑप्टिक नर्व। उस सिग्नल को बेटा, यहां से ये सिग्नल जनरेट हुआ है, उस सिग्नल को यही ऑप्टिक नर्व ले करके कहां जाएगी, ये लेके जाएगी ब्रेन के पास। कि लाइट रेज आई, कॉर्निया से अंदर आई, प्यूपिल से और अंदर आई, लेंस के ऊपर गई, इसने कन्वर्ज करवा दिया लाइट रेज को कहाँ, रेटिना पर। रेटिना पर फोटो रिसेप्टर सेल्स थे जो होगा एक्टिवेट लाइट के आने पर। उन्होंने सिग्नल जो है जनरेट किया, वो सिग्नल ये ऑप्टिक नर्व लेके कहाँ तक गई, ब्रेन के पास गई। अब ब्रेन क्या करेगा, पुराने कच्चे चिट्ठे निकालेगा कि ओ लाइट ये वाली आ रही है, ऐसी वाली आ रही है, ओ ये तो एक पेड़ से रोशनी आ रही है, इसका मतलब क्या कि सामने क्या है, पेड़ है। तो ऐसा लगता है कि बिना आंखों के हम चीज़ों को देख नहीं सकते हैं, वो तो सही बात है खैर, लेकिन एक्चुअली बेटा बिना ब्रेन के भी तो नहीं देख सकते हैं ना। जैसे कुछ लोग जो ब्रेन डेड हो जाते हैं, लोग जिनका ब्रेन काम करना बंद कर देता है, डॉक्टर्स उनके लिए बोलते हैं कि इनके जो बॉडी ऑर्गन्स हैं अब आप डोनेट करने शुरू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि इनका ब्रेन डेड हो चुका है, अब इनके जीने की कोई वो नहीं है। ठीक है, तो अल्टीमेटली बेटा उस ब्रेन डेड इंसान को मरना ही है, बट एटलीस्ट जो उसके बॉडी के ऑर्गन्स एकदम प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं वो तो हम किसी और नीडी पेशेंट को दे सकते हैं ना, डोनेट कर सकते हैं। तो जो ब्रेन डेड पेशेंट होता है बेटा, उसकी आईबॉल्स भी क्या हो सकती हैं, डोनेट की जा सकती हैं, क्योंकि आईबॉल्स तो बिल्कुल फंक्शनल है। बात यह है कि सिग्नल तो यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, लेकिन वो सिग्नल ब्रेन तक नहीं पहुँच रहा,
और पहुंच भी रहा है तो ब्रेन तो मरा हुआ है ना, वो प्रोसेसिंग नहीं कर पा रहा है इंफॉर्मेशन की। तो बिना ब्रेन के भी बेटा अपन देख नहीं सकते हैं, ठीक है। चल, तो लाइट आई, ऑप्टिक ये जो क्या बोलते हैं फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं, इन्हें सिग्नल भेजा है, उसी सिग्नल को ये ऑप्टिक नर्व कहाँ तक लेके जाएगी, ब्रेन तक लेकर जाएगी, ठीक है। उसके अलावा जो आपको ये पैसेज दिख रहा है बेटा, इससे जो है ब्लड वेसल्स भी आना जाना करेंगी, ठीक है, ब्लड वेसल्स भी आना जाना करेंगी लाइक दिस, ठीक है। चल, अच्छा यहाँ पर एक आपको स्पेस दिख रही होगी, ये वाली स्पेस आपको दिख रही होगी, ये वाली, ये जो आपको दिख रही है स्पेस, ये वाली स्पेस पूरी है ना, इसको मैं अलग उससे बनाती हूँ। ये स्पेस आपको दिख रही होगी, ये जहां पर कोई भी लेयर नहीं है, ये दिख रही है आपको ये स्पेस, ये वाली जहां पर कोई भी लेयर नहीं है, इसको अपन बोलते हैं बेटा ब्लाइंड स्पॉट। यहां पर देखो ना, ये गायब है रेटिना, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, इसे अपन बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। कि यहाँ पर यदि इमेज का फॉर्मेशन, मतलब यहाँ पर अगर लेंस ने क्या करा है, लाइट रेस को कन्वर्ज करवा दिया, क्योंकि यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर रेटिना तो है ही नहीं इस जगह पे, तो अगर यहाँ पर लाइट रेस कन्वर्ज हो गई तो बेटा रेटिना नहीं है, फोटो रिसेप्टर सेल ही नहीं है, तो सिग्नल कौन बनाएगा, नहीं बनाएगा, यानी कि तुम्हें दिखेगा नहीं। तो इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, ठीक है। चल अब आगे बढ़ते हैं, दो बातें और रह गई करने के लिए, दो नहीं तीन। ये जो आपको बेटा चेंबर नजर आ रहा है, कहाँ चेंबर, लेंस और रेटिना के बीच का, ठीक है, लेंस और रेटिना के बीच का ये जो आपको एक चेंबर नजर आ रहा है, इस चेंबर को अपन बोलते हैं विट्रस चेंबर। क्या बोलते हैं, विट्रस चेंबर, ठीक है, लिख देती हूं मैं यहाँ पे, दिस चेंबर इज विट्रस चेंबर, और इसमें भरा होता है एक फ्लूइड जिसको अपन बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, हाँ विट्रस ह्यूमर, ठीक है। तो ये वाले चेंबर में भरा होता है क्या, विट्रस ह्यूमर, जेल लाइक होता है, ठीक है। सिमिलरली लेंस और कॉर्निया के बीच में, लेंस और कॉर्निया के बेटा बीच में भी, यहां पर ये लेंस और कॉर्निया के बीच में भी यहां पर तुमको एक चेंबर नजर आता है, इसको अपन बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, सॉरी एक्वस चेंबर। क्या बोलते हैं, एक्वस चेंबर, यहां लिख देती हूं, जिसमें कि भरा होता है एक वाटरी लाइक फ्लूइड जिसको अपन बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। ये वाटर लाइक होता है और पीछे वाला विट्रस जेल लाइक होता है, वाटर लाइक। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम पीछे विट्रस ह्यूमर होता है, आगे ये क्या है, उसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक तुमको मैं बता देती हूँ, ठीक है। आईबॉल का आगे वाला पार्ट है ये वाला, है ना, तो ABCD जब अपन पढ़ते हैं, जब अपन बेटा अल्फाबेट्स पढ़ते हैं तो पहले A आता है, बाद में V आता है ना। तो जब अपन आईबॉल के सबसे मतलब आगे होते हैं तो आगे कौन आएगा, A फॉर एक्वस ह्यूमर, और पीछे क्या आएगा आईबॉल के, पीछे वाला अल्फाबेट यानी कि V, यानी कि पीछे क्या होता है, विट्रस ह्यूमर होता है। आप ऐसे याद रख सकते हो कि आगे एक्वस ह्यूमर, पीछे विट्रस ह्यूमर, क्योंकि A पहले आता है, V बाद में आता है, लाइक दैट, ठीक है। इतना समझ में आया। अब एक और बात सुन लो, हमने ये तो देखा कि जो आइरिस है उसके बीच में गड्ढा होता है जिसको अपन प्यूपिल बोलते हैं। बेटा यही आइरिस पता है क्या करती है, पहली बात तो ये कि ये कलर इंपार्ट कर रही है आई बॉल को, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये आइरिस प्यूपिल के साइज को भी रेगुलेट करती है। देखो बेटा होना क्या है, अल्टीमेटली जो भी रोशनी है वो इस प्यूपिल के थ्रू ही आईबॉल के अंदर जानी, और बेटा आईबॉल के अंदर का जो मामला है वो बड़ा सेंसिटिव टाइप का होता है, ठीक है। तो जो भी रोशनी, जो भी लाइट रेज जानी है वो प्यूपिल के थ्रू ही अंदर जानी है। यानी कि जैसे कि तुम्हारी एक सोसाइटी है, तुम जिस घर में रहते हो एक सोसाइटी बनी होगी, है ना, तो सोसाइटी में एक मेन गेट होता है, जिसको भी सोसाइटी के अंदर आना है वो उस मेन गेट के थ्रू ही आएगा। मेन गेट बेटा हमेशा खुला तो नहीं पड़ा रहेगा,
मान लो कि अगर तुम्हारे घर में गेस्ट आ रहे हैं तो वो मेन गेट खोलेगा ताकि बहुत सारे लोग तुम्हारे घर के अंदर आ जाए तुमसे मिलने के लिए। और अगर बहुत ही मतलब अनजान लोगों की भीड़ आ रही है एक साथ तो क्या होगा, गार्ड भैया क्या करेंगे, उस मेन गेट को थोड़ा सा ऐसा बंद कर देंगे ताकि कुछ ही लोग अंदर आ पाए, सबके सब जो है भीड़ पूरी ना चली आए तुम्हारे घर में, है ना। तो प्यूपिल का भी बेटा यही आप बोल सकते हो कि मतलब रोल होता है कि प्यूपिल से लाइट रेज अंदर तो जाती हैं, लेकिन प्यूपिल को ये मेक श्योर भी करना पड़ता है कि भाई ज़्यादा रोशनी आंखों के अंदर ना पहुंचे और बहुत कम रोशनी भी ना पहुंचे। तो उसके चक्कर में जो आयरिस है वो प्यूपिल को मदद करती है। मतलब ये समझ लो कि जो आयरिस है वो प्यूपिल के साइज को रेगुलेट करती है कि अगर तुम एकदम से ब्राइट लाइट में चले गए, जैसे कि तुम अपने कमरे में बैठे थे, मम्मी ने बोला कि जा बेटा एक दही का पैकेट लेकर के आ, दिन का समय, तो तुम निकल गए धूप में और तेज रोशनी जो तुम्हारी आंखों में आकर के पड़ रही है, तो बेटा अगर इतनी सारी लाइट रेज तुम्हारी आंखों के अंदर आएंगी प्यूपिल के थ्रू तो अंदर जो है डैमेज हो सकता है बेटा, रेटिना जो है वो डैमेज हो सकती है। इसीलिए क्या होता है, आयरिस प्यूपिल को, ये जो आयरिस है ना ये प्यूपिल को बोलती है कि भैया अपने साइज को जो ना कंट्रोल करो। कैसे कंट्रोल करो, आयरिस प्यूपिल को बोलती है कि भैया प्यूपिल तुम हो जाओ कॉन्स्ट्रिक्ट, मतलब कि तुम क्या बोलते हैं उसको, तुम सिकुड़ जाओ। प्यूपिल क्या है बेटा, छेद है ना, उसी से तो लाइट रेज को अंदर आना है। तो अगर ये छेद ऐसा बड़ा सा रहेगा प्यूपिल तो बहुत सारी सनरेज जो है ना तुम्हारी आंखों के अंदर आ सकती है, ब्राइट लाइट तुम्हारी आंखों के अंदर आ सकती है, अंदर डैमेज हो सकता है। तो इस चक्कर में क्या होता है, ये जो आयरिस है ये प्यूपिल को बोलती है कि प्यूपिल अपने साइज को कंट्रोल करो। कैसे कंट्रोल करो, तुम सिकुड़ जाओ, तुम कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाओ। तो प्यूपिल जो है बेटा सिकुड़ जाती है, जो गड्ढा है, जो छेद है वो एक तरीके से छोटा हो जाता है। अगर छेद ही छोटा हो जाएगा तो जो लाइट रेज आ रही हैं वो मतलब ज्यादा लाइट रेज अंदर नहीं आ पाएंगी, कम ही लाइट रेज अंदर पहुंचेंगी, जिससे कि आंखों को डैमेज ना हो, है ना। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि ये क्या हो गया, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट कर गए, सिकुड़ गई, छेद छोटा हो गया ताकि ज्यादा रोशनी आंखों के अंदर ना जाए। वहीं जब हम किसी अंधेरी जगह पे जाते हैं, सपोज तुम अपने ड्राइंग रूम में बैठे थे, टीवी देख रहे थे, शाम का टाइम था, ठीक है, मम्मी ने बोला कि जाओ जाके पढ़ाई करो। अब तुम जैसे ही अपने कमरे के अंदर गए, बेटा कमरे में एक भी लाइट नहीं जल रही थी, तो जब जैसे ही डार्क रूम में एंटर करते हो तुम अपनी आंखों को ऐसे फैला फैला के देखने लगते हो। क्यों, क्योंकि उस समय तुम्हारे रूम में रोशनी कम आ रही है, और अगर तुम्हारी आंखों के अंदर भी कम रोशनी गई तो तुमको कुछ दिखेगा ही नहीं। तो उस समय तुम्हारी आंखें चाहती हैं कि भैया अंधेरे कमरे में भी मैक्सिमम लाइट रेज तुम्हारी आंखों के अंदर पहुंचे। तो उस चक्कर में जो ये आयरिस है ये प्यूपिल को बोलती कि भैया तुम फैल जाओ, तुम डायलेट कर जाओ, डायलेट कर जाओ। आई बात समझ में, डायलेट करने का मतलब क्या है, फैल जाना। क्यों, तुम अंधेरे कमरे में गए हो, ऑलरेडी वहां पर लाइट बहुत कम है और तुम देखना चाहते हो वहां पर कि एटलीस्ट तुम क्या करो, देख करके स्विच तो ऑन कर दो, तब तो क्या होगा, लाइट आएगी तुम्हारे कमरे में। तो उस दौरान क्या होता है, आयरिस प्यूपिल को बोलती है कि प्यूपिल साइज को कंट्रोल करो, रेगुलेट करो। कैसे करो, तुम फैल जाओ, जो छेद है वो बड़ा हो जाएगा। अगर छेद बड़ा हो जाएगा बेटा तो जितनी भी पॉसिबल होगी लाइट रेस वो तुम्हारी आंखों के अंदर जाएंगी ना, ताकि तुम्हें अंधेरे कमरे में भी कुछ तो दिख ही जाए। तो जब ज्यादा रोशनी चाहिए होती है आंखों में, डार्कनेस वाली सिचुएशन में, तो प्यूपिल डायलेट कर जाता है विद द हेल्प ऑफ आइरिस। और अगर तेज रोशनी पहुंच रही होती है आंखों में तो उसको कंट्रोल करने के लिए प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है विद द हेल्प ऑफ आइरिस। यही तुमको मुझे बताना था हमारी आई बॉल्स के बारे में, ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर के बारे में। अब फटाफट से एक बार अपन रीड कर लेते हैं, बाकी सब कुछ अपन ने डिस्कस कर ही लिया। The human eye is one of the most valuable and the sensitive sense organs in the human body. It enables us to see the wonderful world and the colors around us. ठीक है, बहुत वैल्यूएबल, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है बेटा। बस ये है कि हमें ही अपनी चीज़ों की वैल्यू खुद नहीं हो पाती है। ठीक है, उनसे पूछो जिनको भगवान ने, प्रकृति ने या किसी हादसे ने जो है ना देखने की क्षमता को उनकी खो दिया है, उनसे पूछो आंखों की वैल्यू। एनीवेज, कॉर्निया, ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन कवरिंग द front of the eye. Light enters the eyes through this membrane. Most of the reflection, ये कॉर्निया वैसे तुम्हें
बताना था, लेकिन ठीक है अभी देख लो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा पॉइंट है किसका, कॉर्निया का। ट्रांसपेरेंट है ठीक है, लेकिन अधिकतर जब लाइट रेज, मतलब लाइट रेज जब कॉर्निया के थ्रू अंदर आती हैं तो मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन लाइट रेज का कहाँ होता है, एंटरिंग द आईज अकर्स एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। कि कॉर्निया का जो बेटा आउटर सरफेस होता है ना, ये लाइट रेज का मैक्सिमम रिफ्रैक्शन जो है बेटा वो यही हो जाता है। तो ये सवाल बोर्ड एग्जाम में आ चुका है कि लाइट का मैक्सिमम रिफ्रैक्शन कहाँ होगा, तो आप लिखोगे कॉर्निया के आउटर सरफेस पे, ठीक है। क्रिस्टलाइन लेंस, आई लेंस, कॉन्वेक्स लेंस होता है, मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट फ्लेक्सिबल मटेरियल लाइक अ जेली मेड ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के बने होते हैं, ठीक है। और हाँ फ्लेक्सिबल होंगे, ऐसे रिजिड बेटा प्लास्टिक और ग्लास तो है नहीं कि वो रिजिड होगा, क्योंकि अभी आप आगे देखोगे कि जो अपने आई लेंसेज होते हैं वो अपनी फोकल लेंथ को चेंज भी करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपको दूर की चीज़ें देखनी है या पास की चीज़ें देखनी है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो आई लेंसेज हैं उनको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, आई लेंसेज को बेटा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो हमारे आई लेंसेज हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। किसके बने होते हैं, क्रिस्टलाइन प्रोटीन्स के बने होते हैं, ठीक है। आइरिस, ये डार्क मस्कुलर डायफ्राग्म है बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस, इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल, ठीक है। ये आपकी एनसीईआरटी बुक बोल रही है कि ये डार्क मस्कुलर डायफ्राग्म है। डायफ्राग्म का मतलब क्या बेटा, सॉर्ट ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। कॉर्निया और लेंस के बीच में है और ये क्या करती है, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करती है। इट इज द कलर ऑफ द आइरिस दैट वी कॉल एज द कलर ऑफ द आई, और वो आई का जो कलर है वो कहाँ से आता है, आइरिस से ही आता है। तो आइरिस का कलर ही क्या है बेटा, आई कलर है इन शॉर्ट, ठीक है। और ये क्या है, डार्क मस्कुलर डायफ्राग्म है बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस। देन प्यूपिल, स्मॉल होल बिटवीन द आइरिस through which light enters the eyes. In dim light, it opens up completely due to the expansion of iris muscles. ये iris muscles क्या करती है बेटा, expand हो जाती है, जिसके कारण जो pupil है वो खुल जाता है। But in bright light, it becomes very small due to the contraction of iris muscles. ठीक है। Ciliary muscles या ciliary body, they hold the lens in the position and help in modifying the curvature of the lens. आपको आप पता होगा जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स वो कहाँ से आते हैं, सिलेरी बॉडी से ही आते हैं, जो क्या करते हैं, लेंस को पकड़ के रखते हैं अपनी पोजीशन पे, ठीक है ना। आगे अपन देखेंगे अगले लेक्चर में कि किस तरीके से जो सिलेरी मसल्स होते हैं वो हमारे आई लेंसेज को उनकी फोकल लेंथ को चेंज करने में भी हेल्प करते हैं, ये अपन पढ़ेंगे आगे, ठीक। रेटिना, लाइट सेंसिटिव सरफेस है आँख का, ऑन विच इमेज इज फॉर्म्ड, इट कंटेन्स लाइट सेंसिटिव सेल्स कॉल्ड रॉड एंड कोन्स, ठीक है। एक्वस ह्यूमर, बिटवीन कॉर्निया एंड आई लेंस एक स्पेस होती है जो ट्रांसपेरेंट लिक्विड से भरा होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर, विच हेल्प्स टू रिफ्रेक्ट लाइट टू बी फोकस्ड ऑन द रेटिना। इट ऑल्सो रिमेन्स, ये चलो छोड़ो। नेक्स्ट, विट्रस ह्यूमर, द स्पेस बिटवीन द आई लेंस एंड रेटिना इज फिल्ड विद अनदर फ्लूइड कॉल्ड विट्रस ह्यूमर। ऑप्टिक नर्व, ये विजुअल इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करती है फ्रॉम रेटिना टू ब्रेन। स्क्लेरा, ओपेक है, फाइब्रस है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कोलेजन फाइबर की बनी होती है, ठीक है। प्रोटेक्टिव आउटर लेयर ऑफ एन आई कंटेनिंग कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर्स, इट इज ऑल्सो नोन एज द व्हाइट पार्ट ऑफ द आई। ब्लाइंड स्पॉट, ये वैसा पॉइंट है जहां पर ऑप्टिक नर्व लीव करती है ह्यूमन आई बॉल को। इट डज नॉट कंटेन रॉड्स एंड कोन्स, रेटिना नहीं वहां पे, एंड सो इमेज यहाँ पर जो बनेगी वो ब्रेन तक पहुंचाई नहीं जाएगी, ठीक है। दैट्स इट। तो आज के इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। आज अपन ने पूरा ह्यूमन आई का जो स्ट्रक्चर है वो पढ़ लिया है। पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि मैम बायोलॉजी ही पढ़ रहे हैं, जबकि बेटा ये फिजिक्स का ही पूरा पार्ट है, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, विजन के डिफेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको अगले लेक्चर में पावर ऑफ अकोमोडेशन भी पढ़ा दूंगी। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग विद डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।